हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बिहार स्पेशल स्टैटिक जीके की इस क्लास में। स्पेशली बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 जो बहुत अच्छा मौका है आप लोगों के लिए, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसीज कभी भी कोई स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं देती है, लेकिन इस बार आपके पास वैकेंसीज हैं और आप देख चुके हैं किस तरह से TRE 1 एग्जाम कंडक्ट किया गया, उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया, ज्वाइनिंग दी गई और इस बार ज्वाइनिंग आपका इंतजार कर रही है। तो बिल्कुल इसको ज्वाइन करने के लिए आपको तैयारी भी बेहतर करनी होगी और इसलिए हमने बिहार स्पेशली करंट अफेयर की क्लासेस भी अवेलेबल कराई आपको। और उसके बाद अब बिहार की जीके पर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ। होपफुली सब कुछ बेहतर और क्लियर होगा। यहां पर हम इस क्लास में बात करेंगे बिहार से रिलेटेड हर एक इंफॉर्मेशन के बारे में, और जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होगी मैं वो भी आपको PDF में अवेलेबल कराऊंगा, क्योंकि हर एक इंफॉर्मेशन हम क्वेश्चन के रूप में नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन उसको अलग से अवेलेबल जरूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन की लगातार बात करते रहेंगे। पहला सवाल है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो रही है बिहार की, इस पार्टी का गठन कब किया गया या किसके द्वारा किया गया, इसको याद रखिएगा, क्योंकि ये सवाल कई बार बिहार से रिलेटेड डिफरेंट एग्जाम के अंदर अब तक पूछा गया और होपफुली आगे भी पूछा जाएगा कि बिहार की इस पार्टी को कब बनाया और किसके द्वारा बनाया गया। तो याद रखें, फूलन चंद तिवारी, और यहां पर बात आती है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, राजकुमार शुक्ल और स्वामी अग्निवेश। इस तरह के नाम आपको मिलेंगे और इंडिविजुअली कभी कभी एक नाम भी आपको मिलता है और कभी दो भी मिल सकते हैं। तो मुख्य तौर पर आप इसे याद रखें कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो उसे फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बनाया गया, इसके अलावा बाकी अन्य सदस्य भी शामिल थे। यह बात आपको याद रहेगी बिल्कुल, होपफुली। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में। बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी का गठन किस वर्ष किया गया, जिसका मुख्यालय पटना में है और इसका पहला अधिवेशन भी पटना में ही हुआ था। तो ये कब बनाई गई है? बिहार जो प्रांतीय प्रोविजनल कांग्रेस कमेटी है, इसका गठन, इसका फॉर्मेशन किया गया था 1908 के अंदर। याद रखिएगा 1908 के अंदर इसका गठन किया गया था। यह भी सवाल इससे पहले ऑलरेडी पूछा गया है। अगले सवाल की बात करें, 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा बनाई गई और उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? 1913 के अंदर जो अनुशीलन समिति बनाई गई उसके बारे में आपको बताना है इस क्वेश्चन के अंदर। लेकिन अब आपको यह पता होना चाहिए कि सर ये बनाई किसने थी, क्योंकि जब वर्ष पूछा जाता है तो आपको यह भी पता हो कि इसे बनाया किसने था और किस वर्ष में बनाया था। तो पहली चीज याद रखिएगा, इस अनुशीलन समिति के बारे में 1913 में बनाया गया और सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम है, रामानंद सिन्हा का नाम है और सतीश झा का नाम, इसके अलावा चौथा भी नाम हो सकता है, लेकिन यहां पर सचिंद्र नाथ सान्याल होंगे, याद रहेगा। और कहां पर बनाया गया? BN कॉलेज के अंदर, यानी कि पटना के अंदर। चलिए आगे बात करें कि भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी थी, यह सवाल पूछा गया एग्जाम में। और हम जानते हैं कि जो नाम दिएगा उसे क्लियरली मेंशन है कि सर भोजपुरी की पहली फिल्म कौन सी होगी। लेकिन सवाल यह है कि जो भोजपुरी की पहली फिल्म है वो किस वर्ष में आई थी। भोजपुरी की जो पहली फिल्म है जनरली तौर पर बिहार और जो हमारा ईस्टर्न उत्तर प्रदेश है, बेसिकली वहां पर इस भाषा को मुख्यतः बोला जाता है। तो फिर इस फिल्म को डायरेक्ट किसने किया था, जो सबसे पहली भोजपुरी फिल्म रही है? तो हम याद रखेंगे गंगा मैया तो है पियरी, जो भी इसको पढ़ा जाएगा चढ़ईबो करके। और इस पहली फिल्म के बारे में अगर हम बात करें भोजपुरी की, तो विश्वनाथ शाहबदी के नाम से, जिन्होंने 1963 के अंदर इसको बनाया था। तो ये भी याद रखना जरूरी है कि 1963 के अंदर विश्वनाथ शाहबदी। शाहबदी या साहबदी, जो भी इसे पढ़ा जाएगा फिलहाल, लेकिन ये विश्वनाथ शाहबदी जो है बेसिकली इन्होंने इसको बनाया था। और 1963 में पहली फिल्म गंगा मैया तो है प्यारी चढ़ईबो होगी। बिहार को कितने प्रमंडलों में बांटा गया है? प्रमंडल या इसे बेसिकली मंडल भी कहते हैं, इंग्लिश में डिवीजन कहते हैं। और कई बार पूछेगा इसमें कितने अनुमंडल यानी कि सब डिवीजन है। अब देखो, पहले आपको याद रखना है, मंडल या प्रमंडल की बात करें बिहार के, तो जो मंडल की संख्या है वो तो 9 है, लेकिन इसके अंदर जो अनुमंडल होंगे यानी कि सब डिवीजन होंगे सर, उनकी अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये 101 होंगे। 101 अनुमंडल इसके अंदर होने वाले हैं।
अगर हम बात करते हैं सर जिलों की संख्या की बात करें कि कितने जिलों में बांटा गया है पूरे राज्य को, बिहार को, तो यहां पर याद रखना 38 जिलों में इसको विभाजित किया गया है। तो 3 तरह से इंफॉर्मेशन पूछेगा, प्रमंडल, अनुमंडल और जिले के बारे में। तो याद रखें कि यहां पर 9 अनुमंडलों में प्रमंडल में डिवाइड किया गया है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो बिहार मुख्यतः कृषि आधारित है, हम सब जानते हैं, लेकिन बिहार में कृषि की अगर हम बात करें तो उसमें 3 चीजें सबसे मुख्य रूप से आती हैं। देखो जूट नहीं आता, वैसे जूट होता है ऐसा नहीं है, और बिहार के अंदर पूर्णिया के अंदर जूट का अच्छा खासा उत्पादन है, दलहन का उत्पादन भी होगा, गन्ना भी होगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मुख्य तौर पर अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा अगर हम बात करें तो राइस की होगी, यानी कि चावल की होगी, उसके बाद जो होगा वो व्हीट यानी कि गेहूं होगा, और उसके बाद जो होगा तीसरे नंबर पर गेहूं और चावल के बाद वो मेज यानी कि मक्का का उत्पादन होगा। तो राइस, व्हीट एंड मेज ये 3 हैं, और ये तीनों अनाज आधारित उद्योग माने जाएंगे। यानी बिहार की कृषि में प्रभुत्व जो होगा वो अनाज आधारित होगा। ठीक है भाई, बिल्कुल क्लियर रहेगी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये सीक्वेंस भी याद रखिएगा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहां स्थित है और इसे किसने बनाया था, किस समय में बनाया गया था? और विक्रमशिला आप जानते हैं विश्वविद्यालय बहुत फेमस इंपॉर्टेंट रहेगा, नालंदा विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे तो अब बहुत सारी डिफरेंट इंस्टीट्यूट, रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, ये सब कुछ ओपन हो चुके हैं बिहार में, उनकी बात भी करेंगे हम क्लास में। लेकिन विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो इस समय है वो कहां पर आता है, किस जिले में आता हूं? 38 डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं सर, तो देखो यहां पर आपको याद रखना है सबसे पहले तो इसे धर्मपाल के समय में बनाया गया था। जो एम्परर रहे हमारे, उन एम्परर की अगर हम बात करें तो पाला एम्परर रहे धर्मपाल के नाम से, उनके टाइम पीरियड में इसको बनाया गया था। और यह भी याद रखेंगे कि सर ये भागलपुर में पड़ता है, इस समय हमारे पास ये भागलपुर में आता है। तो जो एम्परर रहे, यानी अगर पूछे कौन सा एम्पायर रहा है, कौन सी डायनेस्टी रही है, तो आप क्या कहोगे? पाला एम्पायर रहा है। और उसमें भी क्या नाम रहा है? तो सर धर्मपाल के नाम से उनका नाम था, जिन्होंने इसको स्टैब्लिश करवाया था। बात क्लियर रहेगी यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, ये क्वेश्चन भी होगा हमारा। अगला क्वेश्चन है, बिहार में बहने वाली नदियों में, बिहार से बहने वाली नदियों में फल्गु नदी किस नदी के संगम से बनती है? कौन सी 2 नदियों के मिलने से एक तीसरी नदी बनती है जिसको फाल्गु कहा जाता है? अब ये रिवर आपको बतानी है कि किस किस नदी के संगम से। देखो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं और बहुत सारी नदियों के अपने संगम भी हैं, आप जानते हैं कि उन्हीं से वो नदियां बनती हैं। लेकिन अभी सवाल के बारे में आपको याद करना है सबसे पहले कि ये बात कि सर ये मिलती कहां पर है, बनती कहां पर है? जब इन नदियों का संगम होता है गया के पास होता है, तो गया के पास, गया के नजदीक जाकर ये नदियां कौन सी मिलती हैं सर? मोहना और लीलाजन, ये 2 नदियां जो हैं इनको जब मिला देते हैं तो बेसिकली तीसरी नदी बनती है जिसको फाल्गु कहा जाता है। लेकिन याद रखना कि सर अगर ये पूछ ले कि फाल्गु नदी को किस और नाम से जाना जाता है, कई बार ये भी सवाल आ सकता है, तो याद रखना नीलांजना के नाम से जो रिवर होती है, नीलांजना के नाम से, उसी को याद रखेंगे, इसको फाल्गु भी कहा जाता है। तो यही रिवर हमारी नीलांजना रिवर है, और ये किसके रिवर से बनी है? मोहना और लीलाजन नदियों के संगम से बनी है, जो कि गया के नजदीक बनी है। बात याद रहेगी। चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे पहले चाय बागान कहां पर स्थापित किए गए थे? तो बिहार में सबसे पहले जो चाय के बागान हैं, चाय है वैसे तो आप जानते हैं चाय आसाम में मुख्य तौर पर होती है भारत के अंदर, लेकिन फिर भी अगर बात बिहार में हो तो बिहार के असम के जितना नजदीक होगा चाय की उम्मीद उतनी ज्यादा होगी। और यहां पर एक जगह पड़ती है जिसका नाम होगा ठाकुरगंज। अब ये जगह किस जगह जिले में आती होगी अगर हम बात कर रहे हैं, तो आप देखो याद रखिएगा कि ये आपके पास आएगी सर किशनगंज के अंदर। कहां पर? किशनगंज के अंदर एक जगह पड़ती है, जिला पड़ता है किशनगंज। और आप जानते हैं सर किशनगंज ही वो जिला है जो कि बिहार का सबसे पूर्वी जिला कहलाता है, क्योंकि इसका बॉर्डर जो है फिर वो बंगाल के साथ लग जाता है यहां पर किशनगंज का। तो बिहार में सबसे पहले चाय के बागान ठाकुरगंज में, और ये कहां पड़ेगा याद रखना?
ये पड़ेगा किशनगंज के अंदर। बात क्लियर है भाई? चलिए मेरे दोस्त, बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। 1940 में पटना महिला कॉलेज की स्थापना की गई और ये किस सोसाइटी के द्वारा की गई थी? जो पटना महिला कॉलेज है इसकी स्थापना की गई और किस सोसाइटी के द्वारा की गई, आपको ये बताना है। चलिए भाई सोचिए भाई क्या हो सकता है सर, वो कौन सी सोसाइटी हो सकती है जिसके द्वारा इसको किया गया होगा, बनाया गया होगा? तो देखो मैं आपको बता दूं, तो यहां पर हम इसे कहते हैं कि ये कर्नल की बहनें हैं, अपोलोस्टिक कर्नाल की बहनें कहा जाता है। ये सवाल आपका बीपीएससी में पूछा गया, लेकिन ये आपके शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा जबरदस्त रह सकता है कि पटना महिला कॉलेज की स्थापना किस वर्ष में हुई, ऐसे भी सवाल बन सकता है। 1940 में हुई है, याद रखना। और उसके बाद यहां पर कुछ सिस्टर्स ने मिलकर, यानी कि ईसाई रिलीजन से बिलोंग करने वाली, इन्होंने यहाँ पर कार्नेल की बहन अपोलोस्टिक जो है, उन्होंने महिला कॉलेज की शुरुआत की थी पटना में। महात्मा गांधी और बिहार, सम रेमिनिसेंस, लेखक के लेखक कौन है? एक किताब जो महात्मा गांधी और बिहार से जुड़ी हुई किताब है, और इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया है, कौन हो सकता है जिन्होंने इस किताब को लिखा होगा? भाई इस तरह के सवाल जो हैं देखो ये लगातार पूछे जाएंगे, और आपको याद होना चाहिए भारत के पहले जो राष्ट्रपति रहे हैं हमारे, उनका नाम क्या है, और बेसिकली उन्हीं राष्ट्रपति के द्वारा यहां पर इस किताब को लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 की मैं बात कर रहा हूं, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की किताब है महात्मा गांधी और बिहार के नाम से। बिहार का सबसे पुराना चर्च कौन सा है और कहां पर है? देखो सवाल दोनों है, सबसे पुराना चर्च कौन सा है और कहां पर है। अगली बार ये पूछ सकता है, अगली बार पूछ सकता है कि ये बताइए पादरी की हवेली जो बिहार का सबसे पुराना चर्च है, ये कहां पर स्थित है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, ये पादरी की हवेली जो है सबसे पुराना चर्च जो बिहार की राजधानी पटना में स्थित है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये सबसे पुराना हो जाएगा। बात क्लियर होनी चाहिए भाई सभी को। किसी भी तरह का कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो मुझसे लगातार पूछ सकेंगे आप बार बार, लेकिन अभी इसको डिस्कस कर रहे हैं तो हम उसी पे बात कर लेते हैं। श्री कृष्ण द्वारा, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री रहे, आप जानते हैं श्री कृष्ण सिंह द्वारा बिहार की निर्वाचित सरकार ने, जो 1937 में बनी, फरवरी 1938 में किस कारण से इस्तीफा दे दिया था? तो श्री कृष्ण सरकार जो रही है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री की सरकार रही है, या उससे पहले इस निर्वाचित सरकार ने एक्चुअली यहां पर राजनीतिक जो बंदी थे, जिनको बंदी बना लिया था अंग्रेजों ने, उनकी रिहाई के लिए मांग की थी, और उसी के विरोध में, यानी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के लिए उन्होंने कहा था कि वो अपनी सरकार से, अपनी इस पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया था राजनीतिक बंदियों की रिहाई के तहत। बात समझ में आ गई? यहां तक डायरेक्टली सवाल पूछेगा, बहुत ज्यादा आपको इसमें लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान किसने बचाई? ये बिल्कुल सीधा सीधा सवाल है और सीधा आपको याद करना है। चंपारण सत्याग्रह के दौरान किसके द्वारा जान बचाई गई थी? महात्मा गांधी जी की, आप जानेंगे यहां पर। और ये सत्याग्रह हुआ था जिसमें बत्तख मियां यहां पर नाम आता है, और ये सवाल आप देख रहे हो, ये पूछा गया सवाल है, और ये बिहार में जो हमारे डिप्टी सीएम बिहार के, उनके द्वारा इस पर एक स्टेटमेंट भी दी गई, और बाद में ये सवाल भी बन गया एग्जाम का, और होपफुली आगे भी ये सवाल पूछा जा सकता है भाई। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट शुरू हुआ था, तो बिहार के जो किसान हैं उनको जो लीडरशिप थी वो किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए मुझे। तो जी असहयोग आंदोलन किस वर्ष में हुआ था, आपको याद करना है सर। एक तो ये कहानी 1920 की है, और उसके साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि यहां पर स्वामी विद्यानंद के नाम से, जिन्होंने बिहार के किसानों का, कृषकों का नेतृत्व किया था, याद रखें। जब एक नाम और आता है राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, इनका जवाब जब आप देखेंगे तो मिलेगा आपको कि जब गांधी जी को इनवाइट किया गया था एक सत्याग्रह आंदोलन के दौरान, तो इन्हीं के द्वारा इनको इनवाइट किया गया था, महात्मा गांधी जी को। लेकिन फिलहाल सवाल में है कि किसानों का नेतृत्व जो 1920 के असहयोग आंदोलन में किया गया था बिहार की ओर से, वो किसने किया था? स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, मैथिली भाषा का विकास किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ था? तो मिथिलांचल और उसकी भाषा मैथिली जो मुख्य तौर पर रही, और उसके बाद इसका विकास जो सबसे ज्यादा तेजी से हुआ है वो किस समय में हुआ है?
अब इस सवाल को याद रखेंगे कि ये जो विकास हुआ है ये किस समय में हुआ है। इसके बारे में देखो ये कहा जाता है कि ये जो कर्नाट डायनेस्टी थी, यानी कि कर्नाट राजवंश था, बेसिकली इस समय में सबसे तेजी से इसका विकास हुआ था। ठीक है, तो सबसे तेजी से जो विकास हुआ है वो इसी समय में हुआ है। और इस डायनेस्टी की बात करें, जो मैथिली डायनेस्टी कहलाती है, नयन देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। तो ये कर्नाट डायनेस्टी है, नयन देव के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। मैथिल राजवंश है ये, इसी को कर्नाट राजवंश भी कहते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? प्रारंभिक वैदिक काल के समय में, और यहां पर मगध साम्राज्य की राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा, वैशाली, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र जो पटना का पूर्व पुराना नाम है, और हम जानेंगे ऐसा इसको बाद में राजधानी बनाया, पहले नहीं बनाया। तो पहले जो राजधानी थी वो कौन सी थी? तो पहले राजधानी थी राजगृह। तो जो पहले राजधानी थी वो क्या थी? वो राजगृह थी, याद रखिएगा। और बाद में फिर दूसरी राजधानी बनाई गई है, तो राजगृह यहां पर राजधानी थी। भारतीय हस्तशिल्प के संबंध में बात करें तो सुजनी क्या चीज है? इंडियन हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो सुजनी जो बिहार में फेमस है, ये क्या है? एक प्रकार से धातु है, कढ़ाई है, मिट्टी के कुछ बर्तन है, कांच के बर्तनों की बात हो रही है। तो भारतीय हस्तशिल्प में सुजनी नाम से एक कढ़ाई है जो कपड़े पर की जाती है बेसिकली, और ये बिहार में मुख्य तौर पर है। बस इसको याद रखिएगा। इसका जो मुख्य तौर पर जो रीजन है ना, जो मुजफ्फरपुर वाली बेल्ट है, ये मुजफ्फरपुर वाले क्षेत्र में मुख्य तौर पर आपको मिलेगी। ये भी पूछ सकता है कि ये कहां पर होगी, बिहार के किस क्षेत्र में होगी? मुजफ्फरपुर क्षेत्र में होगी। अगला क्वेश्चन है, गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? गंडक रिवर को और किस नाम से जानते हैं? इसका दूसरा नाम क्या है? ये रा होगा यहां पर, दूसरा का दूसरा नाम क्या है? सेकेंड नेम क्या है? का अनदर नेम क्या होगा भाई? चलिए बताइए मुझे। तो इसे किस नाम से जानते हैं गंडक रिवर को भाई? इसको महानंदा कहेंगे, नारायणी कहेंगे, पुनपुन कहेंगे, या बूढ़ी गंडक? ये बूंदी नहीं, बूढ़ी गंडक है, ये बूढ़ी है, बूढ़ी गंडक के नाम से है, ये बूढ़ी गंडक के नाम से भी एक रिवर बहती है यहां पर। तो इसी को नारायणी रिवर कहा जाता है और इसी को गंडक रिवर भी कहा जाता है। मैं इस फाइल के अंदर ये ऐड करूंगा कि सारी बिहार की नदियां कहां कहां से बहती हैं और कहां कहां जाकर उनका संगम हो जाता है, किस नदी के साथ, या फिर वो किस महासागर में जाकर, किस बंगाल की खाड़ी में जाकर मुख्य तौर पर बिहार से निकलेगी तो वो बंगाल के रास्ते या उसके अलावा किसी राज्य के रास्ते बंगाल की खाड़ी तक पहुंचती है अगर, तो उनकी डिटेल भी मैं इसमें ऐड कर दूंगा यहां पर। लेकिन गंडक रिवर का दूसरा नाम नारायणी रिवर है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1937-38 के दौरान बिहार के बख्त, बकाशा नहीं मेरे भाई, बख्त, बख्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो यहां पर एक आंदोलन की बात हो रही है सर, जिसका नाम है बख्त आंदोलन, और इसकी बात अगर की गई है तो बस ये बताना है कि इस आंदोलन की बात की गई तो ये कहां पर होगी। चलिए भाई, इस आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, कहां पर की गई थी? तो ये जो आंदोलन शुरू किया गया भाई, इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है भाई यहां पर, तो यहां स्वामी सहजानंद सरस्वती थे जिन्होंने बख्त आंदोलन की शुरुआत की थी। सन 1942 में भारत में छोड़ो आंदोलन में किस बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? बिहार के प्रमुख नेता जिन्हें बिहार केसरी के नाम से जानते हैं, उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था, तो वो कौन से थे? वो जो नेता थे बिहार के, वो लीडरशिप थे जिनको बिहार केसरी कहा गया है, वो कौन थे? देखो यहां पर एक और बात याद रखनी है कि सर एक भी सवाल ऐसा नहीं है, हम जहां पर जो कर रहे हैं वो प्रीवियस ईयर में है, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे भी, ऑब्वियस है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी कि सिर्फ बिहार केसरी नहीं, आगे और भी कोई ऐसा नाम बिहार की पर्सनालिटी है जिनको कोई नाम दिया गया है, तो उनको हमें पता होना चाहिए। हम कोशिश करेंगे यहां पर कि जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई ना कोई नाम दिया गया है बिहार में, ठीक है, चाहे वो किसी भी नाम से जानते हो, जैसे कि अगर मैं यहां पर आपसे बात करूं, जयप्रकाश नारायण है जिनको लोकनायक से कहा जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है जिनको देश रत्न कहा जाता है, श्री कृष्णा सिन्हा जो मुख्यमंत्री रहे पहले बिहार के, बिहार केसरी कहा जाता है, कुंवर सिंह जिनको बाबू कहा जाता है, जगजीवन राम जी
जिनको बाबूजी कहा जाता है, अनुग्रह नारायण सिंह जिनको बिहार विभूति कहा जाता है, सत्येंद्र नारायण सिंह जिनको छोटे साहब कहते हैं, और वैद्यनाथ मिश्रा जिनको नागार्जुन कहा गया है। इनके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें जो है हमारे काम की है। हम एक ही सवाल पर नहीं रुक जाएंगे कि सर एक सवाल आपने बताया था लेकिन वो तो पूछा ही नहीं गया। तो सवाल चाहे इनमें से कोई सा भी पूछा जाए, बात एक ही है मेरे दोस्त, ये पूरे फाइल आपको अवेलेबल होगी और उसमें सारे नए नाम इंक्लूड कर दिए जाएंगे भाई। चलिए, तो पॉइंट क्लियर हो रहा है मेरा, जो आपको डिस्कस करना वो किस तरीके से होना चाहिए। तो यहां पर आप कहोगे कि सर श्री कृष्ण सिन्हा ही है जिनको हम यहां पर बेसिकली कहते हैं बिहार केसरी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार का पहला फ्लोटिंग, यहां शाह नहीं होगा, फ्लोटिंग ये हिंदी में होगा, फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ जो पावर प्लांट लगा है ये किस स्थान पर लगाया गया है। तो ये क्योंकि बिहार में पहला है, वैसे तो बहुत सारे सोलर पावर प्लांट लगेंगे लेकिन ये पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये कहां लगाया गया। तो एक्चुअली इसको दरभंगा में लगाया गया, लेकिन अब दरभंगा ही ऑप्शन हो तो बेहतर होता, लेकिन यहाँ कादिराबाद, दिलबरपुर, जमालपुर और ये सारे ही दरभंगा में आते हैं, तो इसीलिए दरभंगा को याद रखिएगा, लेकिन मुख्य तौर पर कादिराबाद को भी याद रखिएगा कि पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कादिराबाद दरभंगा में लगाया गया है। बात क्लियर हो रही है भाई। चलिए आगे देखते हैं सर अगला पॉइंट क्या कहता है। वर्ष 2019-20 के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। देखो यहां दो चीजें हैं, बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, बिहार की प्रति व्यक्ति आय के अलावा सबसे ज्यादा कहां की है और सबसे कम कहां की है। यह सवाल 2019-20 के आधार पर है, लेकिन यही सवाल 2022-23 के आधार पर भी पूछ लिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जवाब हमारा रहेगा कि सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय जो है वो पटना की है। पटना के रहने वाले लोगों की जो आय होगी वो सर्वाधिक होगी और जो न्यूनतम होगी वो शिवहर की होगी। तो जो शिवहर जिला है यहां पर, उसकी जो प्रति व्यक्ति आय होगी वो सबसे कम होने वाली है, शिवहर जिले की। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ शिवहर की ही सबसे कम होगी क्या, नहीं मेरे दोस्त। अब यहां पर आपको कई बार ना चीजों को समझना पड़ता है थोड़ा सा। जैसे आपने कहा कि सबसे कम जो है वो शिवहर की है, लेकिन शिवहर के बाद अगर पूछा जाए सेकंड नंबर पर कौन है सबसे कम के मामले में, तो यह भी याद रखिएगा शिवहर के बाद अररिया का नंबर आता है और अररिया के बाद सीतामढ़ी का नंबर आता है। यानी कि अगर हमसे सबसे कम में पूछे तो ये तीन ऐसे होंगे जिनकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम होगी। लेकिन अगर पूछे कि सबसे ज्यादा किसकी होगी तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पटना की सबसे ज्यादा है। ये तो आप जानते ही है पटना की, क्योंकि राज्य की राजधानी है पटना। लेकिन उसके बाद किसकी होगी सर, तो सेकंड नंबर पर जो है वो बेगूसराय आता है। बस दो ही याद कर सकते हैं, ज्यादा अगर करने की जरूरत है तो फिर मुंगेर भी पहुंच जाएगा, लेकिन बेगूसराय जहां पर क्योंकि रिफाइनरी बनी है ना बरौनी और उससे काफी इनकम है वहां के लोगों की। चलिए, ब्रह्मयोनी हिल जो है बिहार के किस जिले में स्थित है। ब्रह्मयोनी हिल्स कहा जाता है और बिहार की जो मुख्यतः हिल है सारी की सारी वो एक ही राज्य में आती है। और जो बिहार का सबसे दक्षिणी राज्य है वो कौन सा है मेरे दोस्त, तो वो आपके पास गया है। आप जानते हैं सबसे साउथ में गया आता है और ये गया में ही ब्रह्मयोनी हिल जो है वो स्थित है। लेकिन सवाल अगर ये पूछ ले मेरे दोस्त, याद रखना कि सर इसके अलावा पूछ लेता है कि रामशिला हिल कहां पर है, तो वो भी गया में है। प्रेतशिला हिल कहां है, वो भी गया में है। प्राग बोधि या दुंगेश्वरी हिल कहां है, वो भी गया में है। गुरपा या गुरुपड़ का हिल, तो ये गुरु है, यहां पर रा होगा, गुरुपड़ का हिल जो होगी तो ये कहां पर है मेरे दोस्त, तो ये भी याद रखना, ये भी आपके पास गया में होगी। चलिए, तो गया में होगी मेरे दोस्त। बात समझ पा रहे हैं होपफुली। तो ये सब आपके पास एक ही जगह पर है, इसलिए क्वेश्चन में आपको गया याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा नदी में आकर मिल जाती है। अच्छा, गंगा रिवर के पास फतुहा, अब ये फतुहा जो पड़ेगी जगह ये कहां पर होगी और इसमें आकर वो रिवर जो है वो मिल जाती है बेसिकली। अब ये कहां पर होने वाला है, तो देखो ये बात जो हो रही है सर,
ये बात हो रही है किस रिवर के बारे में, दैट इज कॉल्ड पुनपुन रिवर। अब ये गंगा में मिल जाती है। तो अब जितनी भी ऐसी सहायक नदियां हैं जिनका संबंध गंगा से है और वो बाद में जाकर गंगा में मिल जाती है या किसी और रिवर में भी मिल जाती हैं, तो हम उनके बारे में भी बात कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस सवाल को याद रखिएगा कि ये गंगा में है, ये झारखंड के पास से निकलने वाली जो पुनपुन रिवर है, और ये इसके अलावा आप जानते हैं ये बिहार तक आती है और बिहार में आके फिर पटना के पास फतुहा में गंगा में मिल जाती है। बिहार राज्य में गंगा नदी के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? क्योंकि बिहार की गंगा रिवर जो बहती है, आपको पता है ये नॉर्थ और साउथ बिहार को दो हिस्सों में विभाजित करती हुई जाती है लगभग, और बिहार के 12 ऐसे जिले 38 में से जो बिहार में गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। 12 जिले ऐसे हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? यानी बिहार के सभी जिलों से गंगा होकर बहती है, लेकिन सबसे ज्यादा लंबाई जो कवर करती है गंगा रिवर बिहार में, वो पटना जिले में कवर करती है। बिहार के पटना जिले में उसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। बिहार का शौक किस नदी को कहा जाता है? तो आप जानते हैं बिहार में मुख्यतः बाढ़ का कारण, और जो नॉर्दर्न बिहार है उसमें ये जो बार बार बाढ़ आती रहती है, ये इसका मुख्य कारण जो होगा वो कौन सी रिवर होने वाली है? तो मेरे दोस्त याद रखो, सर हम जानते हैं ये ऑलरेडी कई बार हमसे पूछा जाता है, तो कोसी रिवर जो बिहार में मुख्यतः बाढ़ का कारण बनती है बार बार, हम उसी को यहां पर बिहार का शोक कहते हैं। कौन सी झील बिहार में स्थित है? देखो बिहार में बहुत सारी झीलें स्थित हैं, ये बात तो हम जानते हैं, लेकिन बिहार में कौन सी झील कहां पर स्थित है, अगर ये सवाल पूछ ले तो उसमें क्या करेंगे? क्योंकि एक ही सवाल तो रिपीट नहीं कर सकता। मान लीजिए अगली बार ये सवाल पूछ ले, हम जानते हैं सुखना लेक तो चंडीगढ़ में आती है सर, सांभर लेक भी यहां पर नहीं आती है, कामा झील की बात भी नहीं है, लेकिन अनुपम झील आती है। लेकिन सवाल फिर यही अगली बार हो कि अनुपम झील बिहार के किस जिले से रिलेट करते, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा। अब आपकी जिम्मेदारी है सर, अनुपम लेक जो है वो कैमूर जिले में आती है, जो मैंने बताया आपको। कंवर लेक जो बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, बेगूसराय में आता है। गोगा लेक कटिहार डिस्ट्रिक्ट में आती है, जिसे गोगा बिल भी कहते हैं। सिमरी झील सहरसा में आती है। जगतपुर लेक भागलपुर में आती है। कुशेश्वर स्थान लेक दरभंगा में है। खड़गपुर लेक मुंगेर में है। मुचालिंडा लेक गया में है। घोरा कटोरा लेक नालंदा में है, राजगीर के अंदर, यानी नालंदा जिला है वो। और मोती लेक मोतिहारी में, जो ईस्ट चंपारण जिले में आती है। अब ये बिहार की वो सारी झीलें हैं जो मुख्यतः आपको याद करनी है, इसलिए मैंने कहा सिर्फ ये सवाल नहीं होना चाहिए कि अनुपम लेक बिहार में, बल्कि वो बिहार के कैमूर डिस्ट्रिक्ट में आती है। और कैमूर वो डिस्ट्रिक्ट है जो आपका सबसे पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हो जाता है बिहार का, जिसकी सीमाएं उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। बात समझ पा रहे हैं मेरी? चलिए, इनको याद रखने की जिम्मेदारी अब आपकी होगी। तो बिहार में इसमें से अनुपम लेक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? देखो सवाल वही है फिर से। अब मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी कि सबसे पूर्वी भाग में स्थित कौन सा है, वो किशनगंज। सबसे साउथ में कौन सा है, दक्षिणी में वो गया है। सबसे पश्चिमी में कौन सा है, वो कैमूर है। और सबसे नॉर्थ उत्तरी में कौन सा है, तो वेस्ट चंपारण है। लेकिन इस सवाल में क्योंकि अब यहां पर किशनगंज नहीं दिया है, तो इस हिसाब से उसके आसपास और कौन सी जगह पड़ती होगी, लेकिन हम यहां पर एक ऑप्शन में किशनगंज लिख देते हैं और उसी को हम अपना आंसर भी मान लेते हैं, क्योंकि वही हमारा सबसे पूर्व में होगा, दैट इज किशनगंज। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन्य क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो बिहार की राज्य का कुल कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन क्षेत्र आता है? तो याद रखना लगभग 8%, हम इसे कहते हैं 7.91% हिस्सेदारी है जो कि बिहार में। और यह भी मेरे दोस्त याद रखने की जरूरत है कि जो बिहार के अंदर ये जो वन्य क्षेत्र आता है सर, ये सबसे ज्यादा कहां पर आता है और सबसे कम कहां पर आता है? क्योंकि ये सवाल कई बार हमसे पूछ लेता है मेरे दोस्त, याद रखना कैमूर में सबसे ज्यादा वन्य क्षेत्र है और सबसे कम जो क्षेत्र है वो शेखपुरा में आता है। वैसे भी शेखपुरा बहुत छोटा सा क्षेत्र है, याद रखिएगा। तो अगर ये पूछ ले कि सर्वाधिक वन्य क्षेत्र किस जिले में है, तो वो कैमूर में है। और अगर ये पूछ लेता है कि न्यूनतम किस जिले में है, तो वो शेखपुरा में होगा। बात क्लियर होनी चाहिए भाई। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार से झारखंड अलग हो जाने के बाद, यानी वर्तमान में जो बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल है
वो कितना है मेरे दोस्त, याद रखिएगा 2.86% ही है मात्र। और ये सभी राज्यों में 12वां सबसे बड़ा राज्य है, 12th स्टेट है ये। राज्यों की बात करें 12वां सबसे बड़ा राज्य है और 13वां सबसे बड़ा राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों में आता है। अगर राज्य और केंद्र शासित दोनों की बात कर ली जाए तो इसमें बिहार का नंबर 13वां हो जाता है, क्योंकि एक ऐसा केंद्र शासित जो कि बिहार के राज्य से भी ऊपर पहुंच जाता है वो लद्दाख का क्षेत्र है। इसीलिए मैंने कहा 13वां हो जाएगा यहां। और इसका कुल क्षेत्रफल होगा 94,163 वर्ग किलोमीटर की तरह होगा। यह है वर्तमान में बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वन्य जीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? अभी सवाल को ध्यान से देखिएगा, बिहार के मुंगेर जिले में कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आती है? लेकिन आप देखो यहां पर कि सर अगर हम बात कर रहे हैं सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में, क्योंकि हम एक सवाल कर रहे हैं, एक के बारे में पूछ रहे हैं कि कौन सा होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं हम यहां कोशिश करते हैं कि हम सारी की सारी याद कर ले सर। जैसे कि गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो गया में आती है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो वेस्ट चंपारण में है, भीमा बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो मुंगेर जिले में आती है, राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नवादा में आती है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कैमूर में ही ऑब्वियस है, कंवर झील बर्ड सेंचुरी जो बेगूसराय में आती है, नागी और नकटी जो बर्ड सेंचुरीज है जमुई में आती हैं, कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी दरभंगा में है, गोगा बिल बर्ड सेंचुरी कटिहार में है, बक्सर बर्ड सेंचुरी बक्सर में ही है, यानी कि बरेला लेक बर्ड सेंचुरी वैशाली में है, और इसके अलावा पंत वाइल्ड लाइफ या राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो नालंदा डिस्ट्रिक्ट में आती है। ये बिहार की वो मुख्य बर्ड सेंचुरीज या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो आपको याद करनी है एग्जाम के लिए। अब इसमें से सवाल ये पूछा था कि इनमें से कौन सी मुंगेर जिले में आती है। अब इसमें से आप देखेंगे सर कि मुंगेर जिले में आने वाली बतानी है, और इसमें से सही जवाब जो होगा वो एक आएगा सर, उसे भीमा बांध कहा जाता है, जो ये 3rd नंबर पर दी गई, यही है हमारी मुंगेर जिले के अंदर। तो भीमा बांध जो होगी ये मुंगेर जिले में स्थित होगी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, देखेंगे भाई कि पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन जो है वो झारखंड राज्य को दिया गया। बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 पास किया गया था। आप जानते हैं 2000 में ही झारखंड जो है वो अलग राज्य बना था, उत्तराखंड भी बना था उस वर्ष में, छत्तीसगढ़ भी बना था, और आपके पास झारखंड भी बना था। बिहार की कुल एरिया का 45% एरिया, लगभग 45.8% एरिया था जो बिहार ने झारखंड राज्य को दे दिया था। और इसमें याद रखिएगा बिहार के 55 जिले थे, जिनमें से 18 जिले दे दिए गए थे झारखंड को, और बिहार में 37 रह गए। वो बाद में एक और बढ़ने के बाद 38 हो गए वर्तमान में, लेकिन 45% एरिया में 18 जिले बिहार के झारखंड को मिल गया बिहार रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2000 के बाद। इसके बाद निम्नलिखित में से किस जिले में बिहार का एकमात्र, जिसे आप जानते हैं एकमात्र टाइगर रिजर्व भी है और एकमात्र आपका नेशनल पार्क भी है बिहार का, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है, और ये बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में आता है, याद रखिएगा। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र रामसर स्थल है, और वही पहला है, वही एकमात्र रामसर स्थल है जिसको कंवर ताल कहा जाता है, कंवर झील कहा जाता है। और बेसिकली आपको बताना है कि कंवर ताल या कंवर झील कहां पर होगा। तो बिहार में ये कंवर ताल, कंवर झील जिसे कहते हैं, ये बेगूसराय जिले में आता है सर, क्योंकि ये भी हमसे पूछ लिया जाएगा कहां पर होगा, ये बेगूसराय में होगा। और याद रखना ये बिहार का रामसर स्थल कहलाएगा। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार की सीमा से लगने वाला अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर जो है वो नेपाल के साथ है। एक बॉर्डर इंटरनेशनली है नेपाल के साथ, लेकिन उसके अलावा बिहार के 3 राज्य है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, दूसरी तरफ झारखंड, और तीसरी तरफ वेस्ट बंगाल। उसके ऊपर चौथी तरफ जो है यानी कि इंटरनेशनली नेपाल है सर यहां पर। तो बिहार के बंगाल के साथ अगर बात कर रहा हूं, बंगाल के साथ, तो 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जो अपनी सीमा साझा करते हैं। बात अगर मैं झारखंड की कर रहा हूं तो भी 8 होंगे सर, और अगर हम बात कर रहे हैं सर यहां उत्तर प्रदेश की, तो भी वहां पर 8 ऐसे जिले होंगे जो बिहार के सीमा साझा करते हैं सर, किसके साथ, किसी स्टेट के साथ। तो ये सब भी आपको याद रखना, और होपफुली आप इनको याद करते हुए चलेंगे, इतनी ज्यादा इसमें समस्या की कोई बात नहीं होने वाली है।
चलिए भाई, तो नेपाल के अलावा बाकी 3 राज्यों से करते हैं। 2023 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? कितने राज्य जिलों के साथ उसकी सीमा साझा होती थी? देखो इस सवाल को लेकर बहुत कंफ्यूजन है मार्केट में, नेट पर अलग अलग आंसर है, कहीं 9 और कहीं 10 आंसर दिए हुए हैं, लेकिन ऑफिशियली ऑथेंटिकली कई बार सर्च करने के बाद और बिहार के पूरे मैप को देखने के बाद बिल्कुल ये कंफर्म है कि 9 जिले ही हैं, 9 ऐसे जिले हैं पटना को छोड़कर, पटना तो है ही बीच में, और उसके साथ सीमा साझा करने वाले 9 जिले हैं। अगर पटना सहित कहता है तो 10 हो जाएंगे, लेकिन पटना के साथ सीमा साझा करने वाले 9 जिले हैं। इसमें एक जिले को लेकर जो कंफ्यूजन रहता है बार बार, वो शेखपुरा है। एक्चुअली जब उसका मैप को आप क्लियरली देखोगे तो नजर आएगा कि सर वो सीमा साझा नहीं करता है, 2 अलग अलग जिले हैं, उससे नीचे छोटी सी लाइन, बहुत डिस्टेंस बहुत कम है उसके बीच में, लेकिन इसी वजह से लगता है कि शायद वो भी जिला सीमा साझा करता है, बट ऐसा नहीं है, 9 जिले ही होंगे। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में तेल्हाड़ कुंड जलप्रपात यानी कि वाटरफॉल है? या फिर ये पूछेगा किस नदी पर बना हुआ है? देखो 2 चीजें होती है, किस जिले में है और किस नदी पर है। लेकिन तेल्हाड़ कुंड जो जलप्रपात है, ऐसे सर बहुत सारे जलप्रपात वाटरफॉल्स होंगे बिहार में, हम उनकी अगर बात कर लें यहां पर, तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भाई, यहां मैंने आपको बताया हुआ, देखो जो तेल्हाड़ कुंड वाटरफॉल है जो दुर्गावती रिवर पर आता है सर, कैमूर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अलावा जियार कुंड है इसका नाम, झारखंड नहीं, जियार कुंड है इसका नाम, जियार कुंड है ये। एक है जियार कुंड वाटरफॉल, और ये आपका फुलवारिया रिवर पर है जो कि भोजपुर में आता है। इसके अलावा एक है ओखरिन कुंड वाटरफॉल गोरपथ रिवर पे जो कि रोहतास जिले में है। देवदारी वाटरफॉल है करमांसा रिवर पर रोहतास में। रकीम कुंड जो पहले भी आ चुका है एग्जाम में, गयघाट रिवर रोहतास में। तुतला भवानी के नाम से कचौर रिवर रोहतास में। करकटगढ़, ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, करमांसा रिवर कैमूर में। इसके अलावा अगर आप देखोगे काकुलट के नाम से नवादा जिले में, मंझर कुंड के नाम से रोहतास में, और धुआ कुंड के नाम से यहां पर भी रोहतास में आता है। ये मुख्य वाटरफॉल है। मैं इसीलिए कहता हूं बार बार कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि इस सवाल का जवाब क्या होगा, आपको पता है सर ये तेल्हाड़ कुंड जो कि हमने पहले देखा था कैमूर में रिवर में बना है दुर्गावती रिवर पर, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया की सबसे बड़ी और ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? बिहार में होनी चाहिए ये बात है आपको, और याद रखिएगा बिहार की ये झील जो सबसे बड़ी है एशिया में ताजे पानी की, कंवर झील जो मैंने अभी बताया बेगूसराय में है, और बिहार का रामसर स्थल भी है। तो आपका आंसर है कंवर झील बिहार में, कंवर ताल भी कहते हैं। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो बिहार में सबसे ज्यादा सोने का जो भंडार है इसकी खोज की गई है, अभी तक के प्राप्त डेटा के अनुसार जमुई जो होगा बिहार का सबसे ज्यादा सोने का भंडार वाला क्षेत्र होगा, जमुई के अंदर ऐसा होगा। आगे देखेंगे, वह विकल्प चुनिए जो बिहार का 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। एक्चुअली बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 7 निश्चय की बात की थी, यानी बिहार को 7 चीजें देने की बात की थी, और इन 7 चीजों में जब बात की गई इसमें कहा गया कि बिहार में युवा शक्ति की बात होगी, सशक्त महिलाओं की बात होगी, हर खेत में पानी की बात होगी, इस तरह के 7 लक्ष्य निश्चित किए गए। और ये 7 लक्ष्य जब पार्ट 1 आया था और उसके बाद पार्ट 2 आया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ये दोनों के बारे में मैं आपको इसकी फाइल के अंदर ऐड करके दूंगा कि पहली बार के साथ और दूसरी बार के साथ कौन कौन से हैं। लेकिन इन निश्चयों में याद रखना सभी के लिए वायु मार्ग, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई कि सबके लिए वायु मार्ग होगा, ऐसा नहीं किया गया। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का भारत का सबसे बड़ा राज्य में कौन से नंबर पर आता है? जनगणना के अनुसार यानी जनसंख्या के अनुसार अगर मैं बात करूं तो बिहार की जनसंख्या जो है वो 10.4 करोड़ है 2011 के अनुसार, यानी लगभग 10.5 करोड़ की आबादी है बिहार की, जो कि कुल आबादी का लगभग 8.6% बनता है। लगभग पूरे देश की आबादी की अगर हम बात करें सर, तो लगभग ये कुल आबादी का 8.6% बनता है। लेकिन अब यहां पर एक और सवाल याद रखिएगा कि जो पूछा गया है सर वो इंपॉर्टेंट बात होगी कि बिहार कौन से नंबर पर आता है।
तो यहां पर बिहार जो है वो तीसरे नंबर पर आता है। थर्ड नंबर जो होगा वो बिहार का हो जाएगा कुल जनसंख्या के मामले में। तो होपफुली ये बात याद रहेगी सभी को, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होने वाला है। इजी है सब कुछ, क्योंकि इतना मुश्किल नहीं रहेगा, मुझे लगता है आप आसानी से चीजों को याद कर सकते हैं भाई। तीसरा सबसे बड़ा, इससे ऊपर यूपी है और महाराष्ट्र है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात कितना था? देखो, एक होता है लिंग अनुपात जिसमें हम सबको काउंट करते हैं सर, जो कि बिहार का लिंग अनुपात 918 था। 1000 के मुकाबले 918 लिंग अनुपात था। लेकिन जब बच्चों की बात करते हैं 0 से लेकर 6 साल तक की, जब हम कुल की बात करते हैं लेकिन फिर बच्चों की बात करते हैं, और बच्चों में यह अनुपात 935 और 1000 का हो गया था। 935 और 1000 का रेशियो बन गया यहां पर। तो ये बच्चों का क्योंकि सवाल में पूछा, इसलिए आपको याद रखना, इस अनुपात में बिहार के बाल लिंग अनुपात जो होगा उसमें 935 की संख्या होगी। बात क्लियर है? अगर ये पूछ ले कि बाल लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां पर है, यानी बिहार के राज्यों की बात करें सबसे ज्यादा या सबसे कम कहां पर है, तो मेरे दोस्त ये भी याद रखिएगा सबसे कम जो होगा वो आपके पास वैशाली में होगा। क्या होगा भाई? सबसे कम जो बाल लिंग अनुपात होगा ये आपके पास वैशाली में होगा जनगणना 2011 के अनुसार। और सबसे ज्यादा जो होगा ये भी याद रखिएगा भाई, सबसे ज्यादा कहां पर होने वाला है, तो किशनगंज में सबसे ज्यादा और वैशाली में सबसे कम, मैंने आपको बता दिया है। चलिए भाई, जो सबसे पूर्वी जिला है किशनगंज सबसे ज्यादा। अगला सवाल है, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन है? देखो, इसको लेकर मैं लिटिल बिट कंफ्यूज हूं थोड़ा सा, क्योंकि दीपक प्रसाद यहां पर है जो चुनाव आयुक्त है बिहार राज्य के, लेकिन कई जगहों पर अभी तक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल नहीं हो रही है कि ये अभी ज्वाइन कर चुके हैं इस पद पर या नहीं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दूंगा बिल्कुल। यहां बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन बने हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? बिहार की किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? यह सवाल इसी तरह से पूछा जाता है एग्जाम में, लेकिन अब आप जानते हैं कि सर सिल्क सिटी ही पूछेगा क्या हर बार? ऐसा तो नहीं होगा। सिल्क सिटी के अलावा मान लीजिए आपसे सवाल ये पूछ लेता है कि लैंड ऑफ लीची, लीची का शहर क्या है? मुजफ्फरपुर है। अगर पूछ ले कल्चरल कैपिटल ऑफ बिहार की सांस्कृतिक राजधानी क्या है? दरभंगा है। सिल्क सिटी भागलपुर को कहते हैं। मिनी दार्जिलिंग के नाम से पूर्णिया को जाना जाता है। बनाना सिटी के नाम से हाजीपुर, यहां पर क्या होगा? दैट इज हाजीपुर को कहते हैं, जो वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आता है हाजीपुर होगा। यहां इंडस्ट्रियल कैपिटल ऑफ बिहार जो है वो बेगूसराय को कहा जाता है। सिटी ऑफ एनलाइटनमेंट यानी जो प्रकाश जो कि भगवान बुद्ध ने, महात्मा बुद्ध ने शुरू किया था, वो गया को कहा जाता, बोध गया को भी कहा जाता, स्पेसिफिकली गया डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अब क्योंकि सवाल पूछा था सिल्क सिटी के रूप में, तो आप जानते हैं ये भागलपुर को कहा जाता है भाई। किसे कहा जाएगा? भागलपुर को कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का तेल शोधक कारखाना कहां पर है? अब देखो याद रखिएगा, बिहार में जो रिफाइनरी है, एक रिफाइनरी है जहां पर कच्चे तेल को कन्वर्ट किया जाता है, पेट्रोल डीजल रिफाइनरी कहते हैं उसे, तेल शोधक कहते हैं, और ये बरौनी में है। और ये बरौनी कहां पर है? अब इसको ऑप्शन में आपको याद रखना है सर, ये बरौनी जो है यहां पर याद रखना, आंसर जब आप करेंगे तो बरौनी जो है वो बेगूसराय में आता है। बरौनी बेगूसराय जिले में आता है, याद रखना। तो इसका सही जवाब बरौनी में होगा। बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितनी है? अगर हम बात करें बिहार के लोकसभा के बारे में, और हमें याद होना चाहिए कि सर पहले तो 325 सीटें बिहार की विधानसभा में थी झारखंड से पहले। अभी बिहार की विधानसभा की बात करो, बिहार के विधान परिषद की बात करें, अगर हम इन सब की बात भी कर ले साथ में, तो बिहार की विधानसभा जो है उसमें 243 सीटें हैं। बिहार की जो विधान परिषद है यहां पर, उसमें आपको याद रखना है 75 सीटें आती हैं। बिहार की लोकसभा के अंदर जो बिहार राज्य की है वो 40 सीटें आती हैं। और बिहार के हिस्से में राज्यसभा की बात करें तो सर 16 सीटें राज्यसभा की आती हैं। ये मुख्य तौर पर आपको याद करना है। 38 जिले बिहार में है, लेकिन बिहार को 40 सीटें जो है वो मिली हुई है। कौन सा भूमि रिकॉर्ड करने वाला अधिकारी है? वो अधिकारी जो भूमि को रिकॉर्ड करता है बिहार में, वो कौन सा होगा? तो याद रखेंगे, भूमि को रिकॉर्ड करने वाले जो अधिकारी होते हैं सर, उन्हीं को पटवारी कहा जाता है। वो लैंड रिकॉर्ड्स करते हैं, उन्हीं को पटवारी कहा जाता है।
बिहार में आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वर्तमान में राज्य में शहरीकरण का स्तर क्या है, यानी बिहार में कितने परसेंट जो है वो शहरीकरण है और सबसे ज्यादा शहरीकरण किस राज्य में होगा, जिले में होगा, इसकी बात अगर मैं करूं तो देखो याद रखना ये आंसर बदलता रहता है। जब हम बात करते हैं सर जनगणना 2011 की, तो जनगणना 2011 में जब बात की गई तो उसमें यह बताया गया कि बिहार में 11.3% शहरीकरण है, बाकी गांव है। लेकिन अब जो है वो इसकी संख्या बदल चुकी है और अब 2021-22 का जो डेटा है वो कहता है कि बिहार में लगभग 15.3% जो है वो शहरीकरण हो चुका है, यानी शहरीकरण में जो है वो बढ़ावा हो रहा है, वृद्धि हो रही है लगातार। शहरीकरण जो है वो लगभग 15.3% पर पहुंच चुका है। लेकिन यहां पर रहने वाली आबादी बहुत कम है। इसके अगर हम बात करें एरिया वाइज हमने इसको देख लिया, लेकिन अगर हम बात करें सर सबसे ज्यादा कहां पर होगा तो ऑब्वियस है पटना होगा, और लेकिन पटना के बाद अगर मैं बात करूं तो फिर मुंगेर और नालंदा होगा। सबसे ज्यादा कहां पर होगा तो सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद मुंगेर और नालंदा में होगा। शहरीकरण की बात हो रही है सबसे ज्यादा पटना में, उसके बाद मुंगेर में और उसके बाद नालंदा में। ये तीन है, याद रखना। कई बार तीन में से पूछ लेगा कौन सा नहीं है जवाब में, याद रखना। तो ये शहरीकरण जो है वो 15.3% हो चुका है, अभी बढ़ चुका है ये। तो मैं इसके ऑप्शन को बदल देता हूं भाई। भारत की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि बिहार में 10.4 करोड़ की कुल आबादी है, जो कि भारत की कुल आबादी का 8.6% है, और ये तीसरा सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य बनता है। बिहार की किस जिले को सबसे बड़ा जिला कहा जाएगा, यानी बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा होगा? अब आपको याद रखना है कि अगर हमें सबसे बड़ा पता है क्षेत्रफल में, सबसे छोटा भी पता होगा क्षेत्रफल में। अब यहां पर पटना है, गया है, दरभंगा है, समस्तीपुर है। अब यहां पर याद रखना गया इसका आंसर बनता है जब वेस्टर्न चंपारण जो है हमारा, पश्चिमी चंपारण हमें ना दिया गया हो, अगर हमारे पास ये ऑप्शन में ना हो पश्चिमी चंपारण, तो फिर गया आंसर हो जाता है। लेकिन हम इसको याद रखेंगे क्योंकि इतना डिटेल में नहीं जाएगा, तो पश्चिमी चंपारण सबसे बड़ा जिला होगा क्षेत्रफल में, लेकिन शिवहर जो होगा वो सबसे छोटा जिला होगा। अगर पूछे सबसे छोटा तो ये भी याद रखिएगा शिवहर होगा, और पूछे सबसे नवीन, सबसे छोटा जिला जो होगा वो शिवहर होगा, और पूछ ले मेरे दोस्त कि सबसे न्यूनतम, सबसे नवीन जिला यानी 2001 में बना है, जो 2001 में 38वां 38 वो अरवल होगा। और पूछ ले ये अरवल कहां से है, तो याद रखना जहानाबाद से अलग होकर बना था। ये भी सवाल पूछ सकता है, जहानाबाद से निकला, अलग हुआ, और ये अरवल बना है जो बेसिकली बिहार का 38वां और सबसे नवीन या नया जिला बनेगा। यहां पर बात समझ में आ रही है? 2001 में बना था सर। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी दर्ज की गई है? अब बिहार की जो डेंसिटी है, पूरे बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार की जो डेंसिटी है, बिहार का घनत्व है मेरे दोस्त, याद रखना, तो बिहार का जो घनत्व है वो 1106 का है, यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1106 लोग रहते हैं। लेकिन जब सवाल आता है कि बिहार में ये जो डेंसिटी है ये सबसे ज्यादा या सबसे कम कहां पर आती है, तो मेरे दोस्त याद रखना सबसे ज्यादा घनत्व यानी कि सबसे ज्यादा डेंसिटी शिवहर में है, क्योंकि एरिया जितना छोटा होगा उतना घनत्व बढ़ जाएगा शिवहर में, और सबसे कम जो है वो कैमूर में है। तो शिवहर में सबसे ज्यादा और कैमूर में सबसे कम। सर्वाधिक जो है वो शिवहर में है और सबसे कम जो है वो कैमूर में है। तो शिवहर में सबसे ज्यादा है। बिहार के राज्यों में से किस राज्य निम्न साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है? अगर निम्नतम से देखा जाए साक्षरता दर 2011 के अनुसार, तो बिहार की लगभग 61.8%, 61.8% जो आबादी है बिहार की कुल आबादी वो साक्षर है, जिसमें अगर मैं पुरुष वर्ग की बात अलग से करूं तो 72.2% जो पुरुष हैं वो, और अगर महिलाओं की बात की जाए 51.5 जो है वो। सिर्फ महिलाओं की बात करें अगर, तो महिलाओं में दूसरे नंबर पर आता है साक्षरता सबसे कम होने में,
सबसे कम होने में राजस्थान सबसे ऊपर चला जाता है। महिलाओं की स्थिति ओनली करें, बात अगर पूरे देश की कर ले तो फिर बिहार सबसे नीचे हो जाएगा। 61.8% लोग ही बिहार में लिटरेट है मात्र, ये याद रखिएगा। और यहां पर 72 या 71.2 माफ कीजिएगा, इतने परसेंट पुरुष और यहां पर 51.5 जो है वो महिलाएं होंगी। 71.2 होगा यहाँ, तो ये प्रथम स्थान होगा सबसे नीचे से देखा जाए। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या होने वाला है? तो बिहार राज्य का जो लिंग अनुपात है, मैंने आपको अभी अभी बताया है कि ये 918 है। अगर सबकी बात की जा रही है, 1000 पुरुषों की तुलना की जाए तो 918 का अनुपात आता है बिहार में। लेकिन अब सवाल फिर वही है सर कि ये सबसे ज्यादा कहां होगा और सबसे कम कहां होगा? तो सबसे ज्यादा जो है वो गोपालगंज में है और सबसे कम जो है वो मुंगेर में आता है। 918 और 1000 का रेशो है। सबसे ज्यादा गोपालगंज में है, बिहार के गोपालगंज में, और सबसे कम जो है वो मुंगेर में आता है। सर्वाधिक गोपालगंज में और सबसे कम मुंगेर में आता है। तो 918 हो जाए। बिहार के किस जिले में नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता? अब मैंने आपको बताया बिहार का नेपाल से एकमात्र अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर लगता है सर। 601 किलोमीटर का बॉर्डर है नेपाल के साथ बिहार का। नेपाल के साथ जो सीमा लगती है बिहार की 601 किलोमीटर, जिसमें 7 जिले आते हैं। बिहार के 7 जिले जो हैं उनको यहां पर कवर किया गया है नेपाल के साथ सीमा साझा करने में। ये पूरा ऊपरी वाली साइड जो वेस्ट चंपारण से शुरू होती है, फिर ईस्ट चंपारण वाला हिस्सा आता है। इस साइड से देखेंगे आप, लास्ट में जो है आपके पास वो पहुंच जाता है किशनगंज तक। तो अररिया और किशनगंज तक पहुंच जाता है। तो एक किशनगंज ऐसा होगा जो नेपाल के साथ तो सीमा साझा करता है, और नेपाल के साथ साथ याद रखना बंगाल, जो हमारा पश्चिम बंगाल राज्य, उससे भी करता है। इसी तरह से देखोगे अगर आप, तो वेस्ट चंपारण आपको देखने को मिलेगा। वेस्ट चंपारण ऐसा होगा सर जो ऊपर तो नेपाल के साथ और इधर राइट में लेफ्ट में देखे तो उत्तर प्रदेश के साथ करता होगा। ऐसा ही बनेगा ना। अगर नीचे की तरफ आए उत्तर प्रदेश में, तो एक जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश का, और वो जिला होने वाला है, देखो यहां पर, रोहतास, जो एक तरफ से यूपी के साथ तो बॉर्डर बनाएगा, लेकिन फिर नीचे झारखंड के साथ भी बनाएगा। फिर इसी तरीके से अगर आप देखोगे झारखंड में, तो झारखंड वाले में आपको क्या मिलेगा सर? तो वहां पर एक जिला मिलेगा हमें जो झारखंड के साथ भी होगा, और फिर फाइनली तौर पर क्या कहते हैं कि बंगाल के साथ जो होगा वो कटिहार जिला हो जाएगा, जो नीचे से एक तरफ से झारखंड और एक तरफ से बंगाल के साथ। तो फिलहाल इसमें पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, मधुबनी, किशनगंज, सीतामढ़ी है, लेकिन पूर्णिया ऐसा है जो कि नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। निम्नलिखित में कौन सा भारत के बिहार राज्य में मौजूद यूनेस्को धरोहर स्थल है? तो भारत के अंदर बिहार में 2 यूनेस्को के धरोहर स्थल है, 2, जिनमें से एक का नाम है महाबोधि विहार और दूसरे का नाम है नालंदा महाविराय, क्या महाविश्वविद्यालय जो है हमारा। तो याद रखना यहां पर जो बात की गई है सर, वो महाबोधि विहार की बात की गई, और दूसरा जो हमारे पास होगा दैट्स द नालंदा महाविराय होगा। बिहार का अद्वितीय त्योहार जो रिसेंटली आप लोगों ने सेलिब्रेट किया है ना, छठ पूजा। और आप जानते हैं कि छठ पूजा का जो आपका त्योहार है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, इस सवाल को बार बार पूछा जाएगा आपसे, और इसमें आपने देखा है कि सूर्य भगवान और यहाँ पर जो गॉडेस हैं उषा, उनकी बात की गई है, यानी सूर्य भगवान की जो पत्नी है उषा की बात की गई है, उषा जी की। और यहाँ पर इन सभी नामों को आपको याद रखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि हमें सारे के सारे त्योहार लगभग याद करने होंगे। जो जो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स बिहार में मनाए जाते हैं वो हमें याद होने चाहिए। 3 दिन का ये त्योहार है जिसको छठ पूजा कहा गया है, जो कि रिसेंटली हुआ है सर, चैत्र और कार्तिक मंथ में होता है। तो ये कौन सा है? चैत्र और कार्तिक मंथ में होता है बेसिकली। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण पहली बार किस वर्ष में सुशील मोदी के द्वारा लाया गया था? उस समय बिहार के वित्त मंत्री और डिप्टी सीएम भी रहे थे सर वो, तो नीतीश कुमार की ही सरकार थी वो, लेकिन कौन लेकर आया था? तो बिहार में पहली बार जो इकोनॉमिक सर्वे लाया गया था 2006-07 में, वो सुशील मोदी लेकर आए थे। सुशील मोदी लेकर आए थे पहली बार बिहार का इकोनॉमिक सर्वे।
नालंदा महाविहार जो है इस किसके लिए विख्यात है? यहां पर नव नालंदा महाविहार जो है वो किसके लिए है? यहाँ संग्रहालय है, यहाँ पाली भाषा जो है उसका रिसर्च इंस्टीट्यूशन बना हुआ है। किस चीज के लिए फेमस होगा ये? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भाई, यहाँ पर जो नालंदा महाविहार है, बेसिकली जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो हमें एक ही चीज समझ में आती है सर, यहाँ पर जो पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो बहुत फेमस है। और बेसिकली हम देखेंगे कि उसी के लिए, जो पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसी के लिए यहां पर बार बार बात होती है कि उसके लिए विश्वविख्यात है, फेमस है। आगे बढ़ते हैं सर। पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय है, पूर्वी मध्य यानी कि ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन जो है आपका, उसका मुख्यालय कहां पर है? ये वैशाली जिले में आता है। लेकिन वैशाली जिले में कहां पर होगा? तो याद रखना, वैशाली जिले के हाजीपुर के अंदर सेंट्रल ईस्टर्न सेंट्रल जो रेलवे जोन है उसका मुख्यालय होगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शिव शांति स्तूप कहां पर है? सबसे ऊंचा जो विश्व शांति स्तूप है ये कहां पर है? बिहार के अंदर। तो भाई याद रखिएगा, राजगीर के अंदर, जो कि नालंदा जिले में आता है सर, सबसे बड़ा विश्व शांति स्तूप जो है वो नालंदा जिले में राजगीर में बना हुआ है। लेकिन देखो अब यहां पर सवाल ये कि सर जो मेजर हमारे पास स्तूप है, जो बड़े बड़े और जो फेमस स्तूप है, अगर हम उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये सवाल हमसे पूछा जा सकता है भाई, इसमें बिल्कुल बात होनी चाहिए कि सर कौन कौन से स्तूप है, और इन सभी के नाम में कोशिश करूंगा कि आपको अवेलेबल कराऊं, जिससे कि आपके पास इसके अलावा भी अगर कोई सवाल होगा ना तो वो आपके पास क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। तो होपफुली ये बात हो गई सर, ये शांति स्तूप की बात हो गई। जैसे जैसे अगर पूछे लिच्छवी स्तूप कहां पर है? वैशाली में है। केसरिया स्तूप कहां पर है? ईस्ट चंपारण में है। विश्व शांति स्तूप कहां? राजगीर में है। महाबोधि टेम्पल तो आप जानते हैं बोधगया में फेमस है। कटगढ़ टेम्पल जो है वो मुजफ्फरपुर में है। कंदहा सन टेम्पल सहरसा में है। बाबा कोटेश्वर टेम्पल गया में है। और मुंडेश्वरी टेम्पल कैमूर में है। और साथ में भगवान महावीर जन्म स्मारक जो वैशाली में जन्म हुआ है, आप जानते हैं बिल्कुल। और उसके अलावा पावापुरी जो नालंदा में आता है आज के समय में, पावापुरी में उनका इस पृथ्वी को छोड़ा उन्होंने, तो भगवान महावीर जन्म स्मारक जो है वो भी याद रखिएगा। तो ये जो सवाल है ना, देखो हमेशा याद रखो कि ये सवाल हमारे बार बार आएंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। इस तरीके के करीब करीब आपको क्वेश्चंस करने हैं, ट्राई करने हैं बार बार, क्योंकि कोई भी सवाल आपका जो है वो मिस नहीं होना चाहिए किसी भी तरह से। ठीक है भाई, तो चलिए हम यहां पर ऐड करते हुए जो चल रहे हैं इंफॉर्मेशन उसको भी ध्यान देंगे। तो यहां पर राजगीर में विश्व शांति स्तूप होगा, नो डाउट। बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप जानते हैं बिहार राज्य बनने के बाद और भारत की आजादी के बाद की हम बात कर रहे हैं सर, तो पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह, जिनको बिहार केसरी कहा गया है, उनका नाम याद रखेंगे। ये पहले मुख्यमंत्री हैं। और फिलहाल नीतीश कुमार जो 8 बार मुख्यमंत्री की शपथ ले चुके हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितना आरक्षण है? देखो बिहार में विधानसभा में टोटल 243 सीटें हैं, जिनमें एससी के लिए 38 सीटें रिजर्व हैं और एसटी के लिए 2 सीटें रिजर्व हैं। यानी 40 सीटें एससी और एसटी के लिए रिजर्व है। ये भी याद रखिएगा ध्यान से। और अगर हम बात कर रहे हैं सर बिहार के विधान परिषद की, तो वहां 75 सीट्स आती हैं। तो इनमें से अगर सिर्फ बात अनुसूचित जाति की पूछी गई है सर, तो 38 हो जाएंगी। और अगर आप दोनों की बात करेंगे तो 40 हो जाएंगी, जाति और जनजाति मिला। बिहार में पंचायतों में निकाय चुनावों में महिलाओं का 50% आरक्षण जो दिया गया वो किस वर्ष शुरू किया गया था? तो बिहार में महिलाओं को जो 50% आरक्षण की बात की गई है सर, ये किस में की गई है? याद रखिएगा मेरे भाई, 2006 में। 2006 के अंदर एक कानून लाया गया था और उस कानून के बाद इसको कहा गया कि भाई बिहार में महिलाओं के लिए स्पेसिफिकली आरक्षण होगा, तो 2006 में किया गया था। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो बिहार में जो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो कौन थे? देखो बिहार में यहां पर एक नाम आता है जयराम दास दौलत राम, जो बिहार के पहले गवर्नर थे और पहले भारतीय गवर्नर भी आप इन्हें कहोगे। देखो क्योंकि आजादी के बाद की बात हो रही, स्वतंत्र भारत के बाद,
क्योंकि उससे पहले बिहार जो था 1936 में उड़ीसा के साथ जुड़ा हुआ था 1936 तक, उसके बाद अलग हुआ। उससे पहले तक वो 1912 से लेकर 36 तक बिहार और उड़ीसा एक ही संयुक्त प्रांत हुआ करते थे। इसलिए यहां पर एक नाम जो होगा वो याद रखेंगे, यहां पर हम उस नाम को चेंज कर सकते हैं, तो जयराम दास दौलत राम को ही आप याद रखेंगे। या तो फिर ये सवाल का आंसर ए ही होता, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ही होते, लेकिन कब होते? जब वो बिहार और उड़ीसा को मर्ज करके पूछता, बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के गवर्नर कौन बने थे, तो वो हो जाते सत्येंद्र सिन्हा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था? तो भारत का राज्य के रूप में जो बिहार बना है, याद रखिएगा। अब आप कहेंगे सर ये 1936 में या 1912 में बना है, क्योंकि दोनों जवाब आ सकते हैं। 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत के रूप में बने थे, और 1 अप्रैल 1936 को फिर यहां पर बिहार अलग और उड़ीसा अलग हो गया इनमें से। तो याद रखिएगा 1936 में एक राज्य के तौर पर बिहार राज्य बन गया था 1 अप्रैल 1936 को, उड़ीसा अलग हो गया था। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है, ये पूछा जाएगा आपसे। तो बिहार शब्द का जो मूल रूप से अर्थ है भाई, वो याद रखिएगा सर, उसे कहते हैं बोध मठ। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? जब हम बात करते हैं आधुनिक भारत के बारे में या फिर आधुनिक बिहार के बारे में, तो आधुनिक बिहार के जो निर्माता हैं वो सच्चिदानंद सिन्हा माने जाते हैं। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? अभी भी मैंने आपको बताया कि 22 मार्च 1912 को बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत बना, बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होकर। इसलिए 22 मार्च को हम लोग बिहार में दिवस मनाते हैं, बिहार राज्य दिवस मनाते हैं। और उसी दिन इस बार के दिवस की थीम थी युवा शक्ति बिहार की प्रगति के नाम से। और 1936 1 अप्रैल को और 1 अप्रैल को उड़ीसा अपना उत्कल दिवस मनाता है। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया गया था, किसने? तो पटना को जो प्रांतीय राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था, आप जानते हो। और पटना को पूर्व में पाटलिपुत्र कहा जाता था, शेर शाह सूरी ने बनाया था। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? जिस तरह बिहार केसरी कहा गया, आपको याद कराया मैंने, देश रत्न कहा गया राजेंद्र प्रसाद जी को, उसी तरह लोक नायक कहा गया है जयप्रकाश नारायण जी को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई है? और पटना उच्च न्यायालय जो बना है 1916 के अंदर बना है, जिसका न्यायिक क्षेत्र जो होगा वो बिहार होगा। और पटना उच्च न्यायालय के जो इस समय अध्यक्ष है विनोद चंद्रन जो है, वो इस समय इसके चीफ जस्टिस बने हुए हैं। लेकिन इसमें सवाल कई सारे हैं और इसकी जवाब को मैं यहां पर ऐड करूंगा बिल्कुल आप लोगों के लिए। और वो जवाब ये होगा कि सर अगर पूछ लेता है कि पटना में यानी उच्च न्यायालय की पहली महिला चीफ जस्टिस कौन बनी है, या पहली महिला जज कौन बनी है, या पहले भारतीय गवर्नर जज कौन बने हैं, या पहले जज कौन बने, तो ये सारे नाम आपके पास ऑलरेडी होने चाहिए पटना के बारे में। उच्च न्यायालय के 1916 में पटना उच्च न्यायालय बनाया गया था। बिहार में स्वराज दल 1923 में गठन हुआ था। जो स्वराज दल किसने बनाया था? मैंने कहा बिहार के पहले मुख्यमंत्री जो बने हैं श्री कृष्ण सिन्हा जो हैं, उन्हीं के द्वारा 1923 में स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बिहार प्रांतीय किसान सभा जो 1929 में हुई थी, उसका गठन किसने किया था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन 1929 में जो किया गया था, स्वामी सहजानंद सरस्वती जो हैं, उन्हीं के द्वारा किया गया था। भाई याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। बिहार प्रोविंशियल जो किसान सभा होगी 1931 में बिहार ये सवाल देखो सबसे पहला सवाल भी था, ये सवाल सबसे पहला सवाल भी था। 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन जो किया गया था, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण का नाम मैंने आपको बताया, तो फूलन प्रसाद वर्मा मुख्य नाम बार बार आता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, जिसका नाम क्या था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने जो एक पत्रिका का प्रकाशन किया था, उसका नाम आपको याद करना है। देखो बहुत सारे प्रकाशन किए गए, मैं आपको बताऊं यहां पर, और इन सारे प्रकाशनों के बारे में आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही इंफॉर्मेशन से काम चल जाएगा, आपको यह पता होना चाहिए कि किसने क्या शुरू किया था। और इस पर मैं पूरी लिस्ट आपको देने वाला हूं कि कौन सा प्रकाशन किसके द्वारा किया गया। अगर यहां पर नहीं है तो मैं आपको बना कर दूंगा, ये बताऊंगा कि हुंकार के नाम से आया था, सर्चलाइट के नाम से आया था, जन क्रांति के नाम से आया था, ये सब किस किस के द्वारा किए गए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार का पब्लिकेशन किया था। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र आया था, जो उसके संपादक कौन थे?
सर्च लाइट नाम से एक समाचार पत्र जो अंग्रेजी भाषा में था, मुरली मनोहर प्रसाद उसके संपादक थे, एडिटर थे। असहयोग आंदोलन जो 1919 में नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1919-20 में चला, और इसके दौरान बिहार में कृषकों के लिए का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जो किसान हैं, अभी अभी मैंने आपको बताया स्वामी विद्यानंद जो थे सर, हमने ये बात की हुई है ऑलरेडी, इन्होंने किया था। जैन धर्म के प्रवर्तक रहे महावीर जी 24वें तीर्थंकर। भगवान महावीर का मोक्ष स्थान कहां पर है? तो आप जानते हैं मोक्ष, मैंने बताया जन्म जो हुआ है वो वैशाली में हुआ है, और मोक्ष की प्राप्ति जो हुई पावापुरी में, जो नालंदा जिले में आता है, पावापुरी में। कौन सा जिला है? नालंदा जिला। वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई? और यह सवाल इतनी बार रिपीट हो रहा है बीपीएससी के पेपरों में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी वो कंपनी थी जिसने अपनी पहली फैक्ट्री जो है बिहार में 1632 में लगाई थी, पटना के अंदर, पटना शहर में, पटना कॉलेज में कहा जाता है। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहां से आरंभ किया था? गौतम बुद्ध की बात हो रही है, आप जानते हैं गौतम बुद्ध का संबंध भी बिहार से आता है, और हम गौतम बुद्ध के बारे में अगर बात कर रहे हैं भाई यहां पर, तब हमें और बहुत सारी चीजों को सीखना पड़ेगा, यहां समझना पड़ेगा। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में जब आप बात करोगे ओवरऑल, तो आपको क्या सीखने को मिलेगा? देखो भाई यहां पर कि इनका जन्म हुआ है, और इनको जो यहां पर सारनाथ से इन्होंने, जो सारनाथ कहां पर है? जो वाराणसी के निकट पड़ता है। फिर उसके बाद कुशीनगर में आप जानते हैं, उसके अलावा बोधगया, राजगिरा, श्रावस्ती। श्रावस्ती का तो कोई मुख्य संबंध यहां नजर नहीं आता आपको। बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? कमल है, गेंदा है, गुलाब है, क्या है इसमें से? राजकीय पुष्प क्या है बिहार का? तो बिहार का फूल भी होगा, बिहार के अंदर कोई, मतलब हर एक चीज होगी बिहार के अंदर, उसका अपना जो स्टेट लेवल पर जो इंफॉर्मेशन है वो आपको याद होनी चाहिए, बिहार में कौन सी चीज क्या होगी भाई। चलिए बताइए मुझे। चलिए, तो यहां पर गेंदा, जिसको मारीगोल्ड कहा जाता है सर, ये बिहार का फूल होगा। बिहार का प्रसिद्ध सोनपुर पशु मेला आरंभ किया जाता है कब? जो सोनपुर में जो मेला लगता है, आपको बताना है सोनपुर के अंदर ये मेला कहां लगाया जाता है भाई, इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास? चलिए, सोनपुर के मेले के बारे में बताइए भाई। तो जो हरिहर मेला कहलाता है सोनपुर के अंदर, याद रखिएगा, इसे कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है, कार्तिक पूर्णिमा पर लगाया जाता है। वर्ष 1920 में दरभंगा में जो किसान आंदोलन था उसके प्रमुख नेता कौन थे? बिहार दरभंगा के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन बने थे? 85 नंबर क्वेश्चन है ये, इसके बारे में आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर क्या होगा? चलिए, तो श्री कृष्ण सिंह थे, सहजानंद सरस्वती, स्वामी विद्यानंद, या फिर बाबू ब्रज किशोर प्रसाद थे दरभंगा किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बिहार विधानसभा सत्र के बैठक की गण पूर्ति क्या है? यानी बिहार विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो थोड़ा पॉलिटी से रिलेट करते हैं, तो ये पॉलिटी पर आधारित कुछ सवाल हैं, इनके सवालों के भी जवाब पता होने चाहिए कि पॉलिटी के हिसाब से कि विधानसभा में कितने मेंबर का होना कम से कम लाजमी है। भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो हम जानते हैं सर, सबसे ज्यादा लीची का उत्पादन करने वाला जो राज्य होगा वो बिहार होगा, और बिहार के अंदर भी मुजफ्फरपुर होगा। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार बिहार के अंदर दशकीय वृद्धि दर जो थी वो कितने प्रतिशत थी? यानी जो बिहार में दशकीय वृद्धि दर रही है सर, दशकीय का मतलब 2001 से 2011 के बीच में जो आबादी बढ़ी है बिहार में, वो सबसे ज्यादा आबादी जो है वो कहां की इंक्रीज हुई है? सबसे ज्यादा जो आबादी इंक्रीज हुई है इन 10 वर्षों के अंदर, वो कहां की इंक्रीज हुई है उसके बारे में बात हो रही है। तो याद रखना, सबसे ज्यादा जो आबादी बढ़ी थी वो मधेपुरा की, और सबसे कम जो बढ़ी थी वो गोपालगंज की। सर्वाधिक वृद्धि जो थी वो मधेपुरा की थी, और सबसे कम वृद्धि गोपालगंज की थी। और कुल वृद्धि बिहार की जो थी 25.4% थी। मैंने आपको बताया
कि बिहार की आबादी 2011 के हिसाब से अगर कंपेयर करें तो पूरे बिहार की कुल आबादी जो है 25% लगभग बढ़ गई थी। मधेपुरा की सबसे ज्यादा बढ़ी थी। मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी यानी वैदिक काल के समय जो प्रारंभिक राजधानी थी वो ग्रीवराज थी, जिसको बाद में राजगृह कहा गया है। और वही बाद में राजगीर बना है। ग्रीवराज ये इसी का नाम है सर। तो राजगृह जो था वही बिहार मगध की प्रारंभिक राजधानी थी। बिहार में 1857 की क्रांति जो शुरू हुई थी बाबू कुंवर सिंह से, ये कहां से हुई थी? तो बाबू कुंवर सिंह का नाम आता है बिहार के जब भी आंदोलन की बात आती है सर, और वो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कहां से हुई थी उसके बारे में पूछ लेगा। तो बताइए कि भाई ये कहां से हुई होगी बेसिकली इस आंदोलन की शुरुआत? तो मेरे भाई याद रखिएगा, ये जो आंदोलन है ये शुरू हुआ था कहां से? देवघर से, जो कि इस समय कहां पड़ता है सर? देवघर। देवघर से 1857 में। इसके बाद 2001 से 2011 में बिहार की दशकीय वृद्धि दर मैंने आपको बताया 25.42% थी। वही बात है यहां पर, आगे सवाल है। वर्ष 2020 में बिहार में झारखंड राज्य जो बनाया गया, तो बिहार में कितने रहेगा विधानसभा के सदस्यों की संख्या? लेकिन अगर पूछ लेता कि बिहार झारखंड बनने से पहले कितना, बनने के बाद तो 243 रह गई, बनने से पहले कितनी थी? 325 थी, जो की संख्या 243 हो गई। फिर पावापुरी किस जिले में आता है? मैंने आपको बताया नालंदा जिले में पड़ता है पावापुरी, जहां पर महावीर जी को मोक्ष प्राप्त हुआ। बिहार में कौन सा जिला सबसे अधिक पतझड़ वाले वन से घिरा हुआ, यानी सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन जो हैं वो कहां पर होंगे बिहार के अंदर? तो भाई इसके बारे में क्योंकि फॉरेस्ट की पूरी रिपोर्ट मैं आपको दूंगा, अलग से भी डिस्कस करूंगा फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में, और उसमें भी बताऊंगा मैं कि सबसे ज्यादा पतझड़ वाले वन जो हैं वो आपके पास पश्चिमी चंपारण वाले क्षेत्र में आते हैं। क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना क्यों लाई गई थी? जो अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी उसका मुख्य मकसद क्या था? अंत्योदय अन्न योजना का, बस ये याद रखना है कि जो अंत्योदय अन्न योजना लाई गई थी उसका मुख्य मकसद क्या था, उसका उद्देश्य क्या था? चलिए, तो आप क्या कहोगे सर? जो गरीब परिवार हैं उनके लिए बेसिकली सस्ता गेहूं और सस्ता चावल जो है उसको, अनाज को ये प्रोवाइड करना था, क्रियान्वित करना था गरीब परिवारों के लिए। राज्य में 1956 में सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या थी? मैंने आपको बताया 325 थी, जो बाद में 243 हो गई। बिहार के 2023-24 के बजट में जीडीपी के राजकोषीय घाटे में कितनी बात की गई है कि लगभग कितना प्रतिशत घाटा जो है वो रहेगा बिहार का? बिहार बजट में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि बिहार बजट को उसमें शामिल कर सकूं मैं। तो बिहार बजट पे हम अलग से बात कर लेंगे सर। अगले जीके में बिहार बजट को कवर कर लेंगे, सेंसस को और डिटेल में कवर कर लेंगे, इसके अलावा फॉरेस्ट को कवर कर लेंगे। तो बिहार में लगभग पिछली बार जो रहा था सर वो अलग रहा था, आपकी बार जो संख्या है वो अलग रहने की उम्मीद है। और यहां पर याद रखिएगा भाई कितना परसेंट होने वाला है? तो बिहार लगभग 3% इस बार राजकोषीय घाटा रखने वाला है। बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? याद रखना, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल का पेड़ है। आपने देखा होगा बोधि ट्री है, और राजकीय वृक्ष एक पीपल का पेड़ बना हुआ है और उसके ट्री बनी हुई है बेसिकली, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद बिहार सरकार की युक्ति योजना क्यों लाई गई थी? युक्ति के नाम से एक योजना लाई गई, और ये युक्ति योजना का संबंध किससे था? युक्ति योजना का संबंध किससे है ये बताना है आपको। तो युक्ति योजना वृद्धावस्था लोगों के लिए, सीनियर सिटीजन की एक पेंशन योजना है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? इस समय जो बिहार का विधान परिषद और विधानसभा है, अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं सर, तो विधान परिषद और विधानसभा इन दोनों के अध्यक्ष का नाम हमें पता होना चाहिए वैसे। और इसमें भी याद रखिएगा जो बिहार की विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो अवध बिहारी चौधरी है, विधानसभा के अवध, है ना। और दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं बिहार के विधान परिषद के बारे में, तो देवेश चंद्र ठाकुर होंगे इसके अध्यक्ष। देखो अभी मैंने आपको 100 क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन अगली क्लास में 100 और कराऊंगा मैं,
क्योंकि ये मैंने आपको बताया कि एक क्लास में सारे नहीं हो सकते। लगभग हमारी क्लास को पिछले सवा घंटे में हमने इन 100 क्वेश्चनों को किया और उसमें बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको मिलेंगे। लेकिन इसमें खास तौर पर बिहार की जनगणना को कवर करना है, बिहार के अंदर जो जातिगत जनगणना कराई गई वो भी उसके डिटेल को कवर करना है। इसके अलावा फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आती है उसको कवर करना, और अगली बार में मैं बजट 2023 का जो है बिहार का उसको कवर करूंगा। यानी बिहार जी के पार्ट 2 जो आएगा वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसके कंपैरेटिवली, तो उसको जरूर करिएगा। इसमें सारे बिहार के पूछे हुए सवाल हैं, डिफरेंट डिफरेंट बिहार से रिलेटेड एग्जाम में, और जो पूछ सकता है उसकी बात करेंगे, और जो जो वादा किया है मैंने इसमें ऐड करने को लेकर वो भी मैं आपको कराऊंगा। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, होपफुली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत सारी इंफॉर्मेशन पर बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। करंट अफेयर की वीडियो मैं बना चुका हूं, उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा, बेस्ट रहेगी आपके लिए। और उसके अलावा मैं नेशनल करंट अफेयर भी लाऊंगा जो सिर्फ बिहार शिक्षक भर्ती के लिए काम करेगी स्पेशली। थैंक यू एवरीवन।